नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया की गहराई में उतर रहे हैं, निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो बताते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। तो सवाल ये है कि प्रकृति के खजाने जैसे पौधों या दूसरी चीज़ों में जो छिपे हुए सक्रिय यौगिक हैं, उनको हम असल में बाहर कैसे निकालते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि देखिए, निष्कर्षण ही वो तरीका है जिससे हमें दवाइयों के लिए जरूरी तत्व मिलते हैं ना। खाने पीने की चीजों के स्वाद, उनके पोषक तत्व और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आधार इसी से बनता है। मतलब सरल शब्दों में कहें तो किसी मिक्सचर से, चाहे वो ठोस हो या तरल, उसका जो खास एक्टिव हिस्सा है उसको अलग करने का तरीका है ये। और इस काम के लिए एक खास चीज़ इस्तेमाल होती है, विलायक, सॉल्वेंट जिसे कहते हैं। नोट्स में इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द भी है, मेंस्ट्रम। सुनने में थोड़ा पुराना सा लगता है। हाँ, मेंस्ट्रूम शब्द थोड़ा पारंपरिक है बिल्कुल, लेकिन ये बस उस विलायक या तरल के लिए है जिसका इस्तेमाल हम सक्रिय घटकों को घोलने के लिए करते हैं। ये विलायक ही वो चाबी है जो कच्चे माल के अंदर बंद वो जो जरूरी रसायन है उनको बाहर निकालता है, उन्हें अपने अंदर घोल लेता है ताकि हम उसे बाकी जो कह सकते हैं बेकार चीजें हैं उनसे अलग कर सकें। और हाँ, आपने कहा नोट्स में इन्फ्यूजन टिंक्चर जैसे गैलेनिकल का जिक्र है, ये सब इसी निष्कर्षण प्रक्रिया के ही तो उत्पाद है। अच्छा, तो ये सिर्फ अलग करना नहीं है, बल्कि चुनकर जो जरूरी है उसे हासिल करना है। नोट्स एक मुख्य सिद्धांत का जिक्र करते हैं, लीचिंग या निक्षालन। क्या ये मतलब निष्कर्षण का ही दूसरा नाम है या कुछ अलग है? लीचिंग को आप निष्कर्षण का दिल कह सकती हैं एक तरह से। अच्छा। ये वो मूल प्रक्रिया है जिसमें विलायक यानी मेंस्ट्रुम कच्चे माल के संपर्क में आता है और उसमें से सिर्फ घुलनशील सक्रिय घटकों को बाहर खींचता है। यहाँ चुनिंदा होना मतलब सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि विलायक सब कुछ घोल ले, सिर्फ वही जो हमें चाहिए। ज्यादातर जो निष्कर्षण के तरीके हैं वो इसी लीचिंग के सिद्धांत पर ही आधारित है, बस उनके करने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। अच्छा, तो लीचिंग हुआ बेसिक आइडिया। अब तरीकों पर आते हैं। एक विधि है मैसरेशन। नोट्स कहते हैं कि इसमें कच्चे माल और विलायक को काफी लंबे समय तक संपर्क में रखा जाता है। जैसे किसी चीज को तेल में डालकर छोड़ देना ताकि उसका अर्क निकल जाए। वैसा कुछ। बिल्कुल सही समझा आपने। मैसरेशन में थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। कच्चे माल को विलायक में बस भिगोकर रख दिया जाता है, घंटों तक, दिनों तक या कभी-कभी हफ्तों तक भी। विलायक धीरे धीरे कणों के अंदर रिसता है और जो एक्टिव घटक हैं उनको घोलता है। ये धीमी प्रक्रिया है, लेकिन उन चीज़ों के लिए बेहतरीन है जो या तो आसानी से घुलते नहीं हैं या फिर गर्मी से खराब हो सकते हैं। सोचिए जैसे हम कोल्ड ब्रू टी बनाते हैं। पर नोट्स में एक और बात है, अगर मैसरेशन में थोड़ी हल्की गर्मी दी जाए तो उसे डाइजेशन कहते हैं। तो क्या गर्मी से प्रक्रिया तेज हो जाती है? हाँ, अक्सर ऐसा होता है। तापमान बढ़ाने से घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और विलायक तेजी से काम करता है। लेकिन यहाँ हल्की गर्मी पर जोर देना बहुत जरूरी है। ज्यादा गर्मी फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। हो सकता है जरूरी घटक नष्ट हो जाएं या फिर विलायक उन चीजों को भी घोल ले जो हमें नहीं चाहिए। तो ये एक तरह का संतुलन है, तेजी चाहिए या घटकों की सुरक्षा। समझ गया। तो अगर भिगोकर रखना यानी मैसरेशन एक तरीका है, तो क्या कोई तेज तरीका भी है? नोट्स में परकोलेशन का जिक्र है। इसमें कच्चे माल को एक कॉलम में पैक किया जाता है और विलायक ऊपर से धीरे धीरे नीचे रिसता है। अरे, ये तो जैसे कॉफी बनाने वाला परकोलेटर होता है, वैसा हुआ? बेहतरीन उदाहरण। हाँ, पर्कोलेशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है। विलायक धीरे धीरे पैक किए हुए माल से गुजरता है और रास्ते में सक्रिय घटकों को घोलता जाता है। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि कच्चा माल लगातार ताजे असंतृप्त विलायक के संपर्क में आता है। मैसरेशन में तो क्या होता है, विलायक एक समय बाद घुलनशील घटकों से सैचुरेट हो सकता है ना, फिर उसकी घोलने की क्षमता कम हो जाती है। पर्कोलेशन में ऐसा नहीं होता। ये अक्सर ज्यादा कुशल मतलब एफिशिएंट माना जाता है। तो ये एक तरह की निरंतर धुलाई जैसी है। ठीक है, ये कुशल लगता है। एक और तरीका है एक्सप्रेशन। ये तो काफी सीधा सीधा लगता है, किसी चीज को दबाकर या निचोड़कर उसका तरल निकालना, जैसे संतरे का रस निकालते हैं। हाँ, सिद्धांत तो वही है, निचोड़ना। लेकिन फार्मा या रसायन विज्ञान में एक्सट्रैक्शन का मतलब अक्सर उस तरल को निकालना होता है जिसमें सक्रिय घटक पहले से घुले हुए हों, शायद मैसरेशन या किसी और प्रक्रिया के बाद जो बचाए।
या कभी-कभी सीधे पौधे के रस को ही निकालना, जिसमें प्राकृतिक रूप से वो घटक मौजूद हों। ये ज्यादातर बची हुई सामग्री से आखिरी बूंद तक सक्रिय तरल निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब बल लगा के मैक्सिमम यील्ड लेना। और फिर है इन्फ्यूजन। नोट्स कहते हैं इसमें कच्चे माल या ड्रग्स पर पानी डालकर कुछ देर रखकर फिर छान लेते हैं। ये तो बिल्कुल जैसे घर पर चाय बनाते हैं या कोई हर्बल काढ़ा। एकदम सही। इन्फ्यूजन शायद सबसे जानी पहचानी निष्कर्षण विधि है हम सबके लिए। आमतौर पर इसमें गर्म पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन मिश्रण को उबाला नहीं जाता। वो डिकॉक्शन में होता है। इन्फ्यूजन में बस कुछ देर भिगोया और छान लिया। ये उन घटकों के लिए बढ़िया है जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और थोड़ी गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हमने देखा भिगोना, मैसरेशन, रिसना, पॉपुलेशन, निचोड़ना, एक्सट्रैक्शन और गर्म पानी डालना, इन्फ्यूजन। ये सब अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जैसा आपने कहा सबका आधार वही लीचिंग है, मतलब विलायक से जरूरी चीज निकालना। बिल्कुल। तरीके अलग इसलिए हैं क्योंकि हर कच्चा माल अलग होता है ना? हर सक्रिय घटक के अपने गुण होते हैं और हमें कभी ज्यादा कुशलता चाहिए होती है तो कभी ज्यादा सौम्यता। तो जरूरत के हिसाब से तरीका चुनते हैं। नोट्स में एक खास उपकरण का भी नाम है पोर्टोबेलनियक एक्सट्रैक्टर। लिखा है कि ये निरंतर बिखरे हुए ठोस पदार्थों की लीचिंग के लिए है। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। ये नाम थोड़ा मुश्किल है। ये असल में औद्योगिक स्तर का मतलब इंडस्ट्रियल स्केल का उपकरण है। इसे समझने का आसान तरीका सोचें। कल्पना करें एक बहुत तेज घूमने वाली मशीन की। जैसे सलाद सुखाने वाली स्पिनर होती है ना, उसका एक बहुत शक्तिशाली बड़ा संस्करण समझ लीजिए। ये घूमने वाला बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके तरल और ठोस को तेजी से अलग भी करता है और उनके बीच संपर्क को भी बढ़ाता है। निरंतर बिखरे हुए ठोस का मतलब है कि प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, बैचों में नहीं, और ठोस कण तरल में फैले होते हैं। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए, जहां लगातार काम होना जरूरी है, बहुत कुशल है। वाह, मतलब घर की चाय से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनों तक मूल सिद्धांत वही है, जरूरी चीज को बाहर निकालना। अब आते हैं उस जादुई तरल पर जो ये काम करता है, विलायक या मेंस्ट्रुम। यहां चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। नोट्स कहते हैं कि सही विलायक चुनना बहुत जरूरी है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम क्या निकालना चाहते हैं। रसायन विज्ञान का एक मूल सिद्धांत है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जैसा घोले तैसा। इसका मतलब है ध्रुवीय यानी पोलर विलायक ध्रुवीय चीजों को घोलते हैं और अध्रुवीय यानी नॉन पोलर विलायक अध्रुवीय चीजों को। अगर गलत विलायक चुन लिया तो या तो हमें अपना जरूरी घटक मिलेगा ही नहीं, या बहुत कम मिलेगा, या फिर उसके साथ बहुत सारी फालतू चीजें भी आ जाएंगी। नोट्स में कुछ उदाहरण दिए। सबसे पहले पानी। ये प्रोटीन, रंग, गोंद, शर्करा, टैनिन वगैरह निकाल सकता है। ये तो काफी काम का लगता है। पानी एक बेहतरीन ध्रुवीय विलायक है, बिल्कुल। ये सस्ता है, सुरक्षित है और आसानी से मिल जाता है। कई प्राकृतिक यौगिक, खासकर जो लवण यानी सॉल्ट्स या शर्करा यानी शुगर्स जैसे होते हैं, पानी में अच्छे से घुलते हैं। लेकिन ये तेल या वसा जैसी अध्रुवीय चीजों के लिए एकदम बेकार है। ठीक है। फिर है एथिल अल्कोहल। ये अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, वाष्पशील तेल निकालने में अच्छा है। क्या पानी और अल्कोहल को मिला के भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। पानी और अल्कोहल को अलग अलग अनुपात में मिलाकर हम विलायक की ध्रुवीयता यानी पोलैरिटी को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमें निष्कर्षण को ज्यादा चुनिंदा, सिलेक्टिव बनाने में मदद करता है। अल्कोहल उन कई कार्बनिक यौगिकों को घोल सकता है जो पानी में पूरी तरह नहीं घुलते, जैसे कई तरह के अल्कलॉइड्स और रेजिन्स। अच्छा, यानी जरूरत के हिसाब से मिक्स एंड मैच। आगे है ईथर। ये तेल, वसा, मोम, कुछ अल्कलॉइड निकालने में काम आता है। नोट्स में मेल फर्न सत्व का जिक्र है। ईथर तो खतरनाक होता है ना, आग जल्दी पकड़ लेता है। हाँ, ईथर जैसे डायथिल ईथर बहुत ज़्यादा ज्वलनशील और वाष्पशील होता है, इसलिए इसके साथ काम करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन ये तेल, वसा, मोम जैसी अध्रुवीय चीज़ों और कुछ अल्कलॉइड बेस के लिए एक लाजवाब विलायक है। मेल फर्न सत्व, जैसा नोट्स में है, पारंपरिक रूप से पेट के कीड़ों, टेपवर्म के इलाज में इस्तेमाल होता था और उसके जो सक्रिय घटक हैं वो ईथर में ही घुलते हैं।
एक और नाम है सॉल्वेंट ईथर। क्या ये वही ईथर है? और लाइट पेट्रोलियम का भी जिक्र है स्ट्रोफैंथस टिंक्चर के लिए। ये क्या है? सॉल्वेंट ईथर या लाइट पेट्रोलियम या पेट्रोलियम ईथर, ये नाम अक्सर कम क्वथनांक मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन के मिश्रण के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे पेंटेन, हेक्सेन वगैरह। ये डायथिल ईथर जैसे नहीं होते, लेकिन ये भी अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर। इनका एक खास इस्तेमाल है डीफैटिंग, यानी वसा हटाना। जैसे स्ट्रोफैंथस के बीजों में जरूरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के साथ साथ वसा भी होती है। तो पहले लाइट पेट्रोलियम से वसा निकाल लेते हैं, ताकि बाद में जब अल्कोहल पानी का मिश्रण डालें तो वो सिर्फ जरूरी ग्लाइकोसाइड को ही घोले। तो यहाँ ये विलायक एक तरह से अशुद्धियों को हटाने का काम कर रहा है। अच्छा, तो विलायक सिर्फ निकालने के लिए नहीं, हटाने के लिए भी काम आ सकता है। अब दो और दिलचस्प चीजें हैं, अम्ल एसिड और क्षार एल्कली। नोट्स में एर्गोट एक्सट्रैक्ट के लिए टार्टरिक एसिड और लौंग से यूजेनॉल निकालने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण है। ये कैसे काम करते हैं? ये तो सीधे सीधे विलायक नहीं लगते। नहीं, ये सीधे विलायक नहीं है। इन्हें आप विलायक की मदद करने वाले रासायनिक औजार कह सकती हैं। सोचिए, कुछ जरूरी यौगिक, खासकर एल्कलॉइड्स, अपने मूल रूप में पानी में घुलते ही नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा एसिड जैसे टार्टारिक एसिड मिला दें तो वो एल्कलॉइड के साथ प्रतिक्रिया करके एक लवण यानी सॉल्ट बना लेता है, और ये लवण अक्सर पानी में घुल जाता है। एर्गोट में महत्वपूर्ण एल्कलॉइड होते हैं, तो एसिड उन्हें पानी में घुलनशील बनाकर निकालने में मदद करता है। अरे वाह, ये तो चालाकी है। और क्षार एल्कली, लौंग वाले उदाहरण में वो कैसे काम करता है? यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। लौंग के तेल का मुख्य घटक है यूजेनॉल। यूजेनॉल में एक हल्का अम्लीय एसिडिक हिस्सा होता है। क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस अम्लीय हिस्से से प्रतिक्रिया करके एक लवण बनाता है जो पानी में घुल जाता है। इससे यूजेनॉल तेल के बाकी गैर अम्लीय हिस्सों से अलग हो जाता है। बाद में घोल में फिर से एसिड डालकर शुद्ध यूजेनॉल वापस पाया जा सकता है। तो ये अम्ल और क्षार घुलनशीलता को बदलने का, मॉडिफाई करने का एक तरीका है। कमाल है, मतलब केमिकल रिएक्शन से घुलनशीलता को ही बदल दिया। एक और विलायक का जिक्र है ग्लिसरीन, जंगली चेरी सिरप में टैनिन निकालने के लिए। हाँ, ग्लिसरीन एक गाढ़ा चिपचिपा तरल है। ये टैनिन जैसे कुछ यौगिकों के लिए अच्छा विलायक है। इसकी गाढ़ी प्रकृति इसे सिरप जैसे उत्पादों में आधार मतलब बेस बनाने के लिए भी उपयोगी बनाती है। यह न सिर्फ निकालने में मदद करता है, बल्कि उत्पाद को स्थिरता और एक खास बनावट, टेक्सचर भी देता है। तो हमने देखा कि निष्कर्षण एक प्रक्रिया है जिसमें लीचिंग मुख्य सिद्धांत है और मैसरेशन, पर्कोलेशन, इन्फ्यूजन जैसे अलग अलग तरीके हैं। और सबसे जरूरी है सही मेंस्ट्रुम यानी विलायक चुनना, जो जैसा घोले तैसा के नियम पर काम करता है और कभी-कभी अम्ल या क्षार जैसे सहायक भी लगते हैं। कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब निचोड़ क्या है इस सब का? इसका मतलब ये है कि ये सिद्धांत, ये टेक्निक्स दवाइयाँ बनाने से लेकर हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने और परफ्यूम बनाने तक हर जगह काम आते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से मूल्यवान चीजों को अलग करने का यही आधार है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, थोड़ी कला भी है। सही विधि चुनना, सही विलायक चुनना, तापमान और समय को कंट्रोल करना, इन सब का सही संतुलन बनाना पड़ता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रूप में अपना मनचाहा घटक हासिल कर सके और बाकी सब पीछे छूट जाए। ये कुशलता और सावधानी का संगम है, कह सकते हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। नोट्स में डाइजेशन के लिए हल्की गर्मी का जिक्र था और अलग अलग विलायकों की बात हुई। जरा सोचिए, अगर तापमान थोड़ा ज्यादा कर दिया जाए या जो विलायक इस्तेमाल हो रहा है वो 100% शुद्ध ना हो तो क्या होगा? क्या निष्कर्षण की क्षमता मतलब एफिशिएंसी या चयनात्मकता सिलेक्टिविटी पर असर पड़ेगा? क्या हमें वही चीज मिलेगी या कुछ और अशुद्धियां साथ आ जाएंगी? या शायद हमारा कीमती घटक गर्मी से नष्ट ही हो जाएगा? ये संतुलन कितना नाजुक हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।